हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ज्ञान बॉक्स चैनल पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डेटा को हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज सेट। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, एवरीडे लाइफ में, कि कोई कलेक्शन हो सकता है, जैसे a pack of cards, it is also a collection. A crowd of people, a cricket team, it is also a collection. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है कुछ कुछ चीज़ों का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट से। तो मैथमेटिक्स में सेट क्या डिफाइन किया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का एक ग्रुप जो हो गया पूरा, दैट इज एक सेट है, प्राइम नंबर्स का एक सेट है। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट को। ठीक है, अब ऐसा ना हो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वेल डिफाइंड से मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बोल दिया मैंने कि 10 मोस्ट टैलेंटेड पीपल, 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ले लेते हैं, चलिए एक्टर्स। तो ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स होंगे, इसका जो सेट बनेगा वो हर आदमी के लिए अलग अलग बनेगा। भाई किसी को कोई प्लेयर पसंद है, किसी को कोई प्लेयर पसंद है, किसी को कोई एक्टर पसंद है, किसी को कोई एक्टर पसंद है। ठीक है, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट यूनिवर्सली करेक्ट, है ना। भाई किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को सलमान और किसी को कोई और। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ सेट इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मतलब आपको जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको एक सेट दे दिया, मैंने कहा कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये जो पूरा एक फॉर्म हुआ, दैट्स इज अ सेट। और ये जो सेट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सबका यही आएगा। अब ऐसा तो है नहीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स बदल जाएंगे, है ना, यही रहेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सेट के, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर ये आपको मैंने लिख दिया कि आप एक सेट फॉर्म करिए जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स 10 से लेस, तो आपका एक सेट फॉर्म होगा 1, 3, 5, 7, 9। दिस इज अ सेट, बिल्कुल सही है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर जितनी रिवर्स हैं उन सबका एक सेट बना दीजिए, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड सेट है। थर्ड हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई रिवर्स हर किसी की अलग अलग होंगी, कोई उसको रिवर बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। रिवर मतलब रिवर ही होता है ना, तो इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, तो इट इज़ ऑल्सो सेट। नेक्स्ट है वोवल वाला एग्जांपल, मैं बता ही चुका हूँ आपको। और फोर्थ में वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल का सेट, है ना। ट्राइंगल बहुत तरीके के होते हैं, स्केलन हो गया आपका, आइसोसेलिस हो गया, इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल हो गया, है ना। तो जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स का सेट है वो भी आ सकता है आपका एक सेट कलेक्शन में। दूसरा एक सेट आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 210। अब प्राइम फैक्टर 210 के क्या होंगे, आप इनके फैक्टर कर लीजिए, 2, 3, 5, 7। तो ये एक कलेक्शन हो गया सेट का। उसके अलावा एक सेट और भी बन सकता है, जैसे मैंने कहा आपको एक इक्वेशन दे दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, x² - 5x + 6। तो आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए। इसके रूट्स आएंगे आपके 2 और 3। तो 2 और 3 जो सेट बनेगा एक, अगर मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन का एक सेट बनाइए, इसके सॉल्यूशन का एक सेट बनाइए, तो इसके सॉल्यूशन होंगे 2 और 3, और ये जो सेट फॉर्म हुआ ये सॉल्यूशन का सेट है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ करनी है। जैसे अगर मेरे को नेचुरल नंबर लिखना है तो मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, मैं एन वर्ड का यूज़ करूँगा। ऐसे ही अगर मुझे इंटीजर्स लिखने होंगे तो मैं जेड का यूज़ करूँगा। रेशनल नंबर के लिए क्यू, रियल नंबर के लिए आर, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्लस लगा देंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए प्लस लगा देंगे, और पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए प्लस लगा देंगे। अब आई थिंक मुझे लगता है इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो इसके ऊपर भी हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आता है अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिक्स। मान लीजिए
मैंने आपसे कहा कि 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिक्स का एक कलेक्शन बनाइए, तो क्या वो सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपकी नज़र में कोई और मैथमेटिशियन बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, किसी और की नज़र में कुछ और, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, है ना। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज जब भी आपकी पर्सन के ऊपर चॉइसेस आ जाती हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने कह दिया आपसे कि भाई 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस, तो किसी के लिए कोई मैथमेटिशियन होगा, किसी के लिए कोई, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अब आते हैं कि सेट की जो डेफिनेशन है, तो यानी हम सेट को कह सकते हैं, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उन्हें ही हम सेट कहेंगे। इसके लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट आर सिनोनिम इन टर्म्स, सॉरी ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि कोई भी सेट होगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जितने भी उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट होंगे, मेंबर होंगे, उनके अंदर एक सिनोनिमिटी होनी चाहिए, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समानता। ठीक है, सिमिलैरिटी एक होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आपने सेट को बनाया है। सेकंड आता है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए ये बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे कोई सेट, मैंने आपसे जैसे कहा कि वॉवल का एक सेट है, ए ई आई ओ यू, तो ये जो अंदर है दीज आर मेंबर्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे आप? तो सेट को हम बेसिकली, मान लीजिए वॉवल का सेट है तो मैं इसको लिख दूंगा सेट वी इज इक्वल टू, है ना, तो ये जो मैंने वी लिखा है ये सेट का नाम है। तो जब भी हम सेट का नाम लिखते हैं तो मोस्टली हम बड़े अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए, सेट बी, सेट सी, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम छोटे अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में वही बात बोली गई है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के, उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि सेट्स में आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक ये सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया, कुछ नंबर्स हैं उसके अंदर, इवन नंबर्स हैं, तो मैंने कहा कि ये 4 जो है ये सेट का पार्ट है कि नहीं। तो अगर मेरे को बोलना होगा 4 बिलोंग्स टू सेट ए, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर मुझे बोलना है कि 4 इज द पार्ट ऑफ सेट ए, 4 जो है वो सेट ए का पार्ट है, तो या तो मैं पूरा लिख सकता हूँ 4 बिलोंग्स टू सेट ए, अदरवाइज मैं एक और तरीका यूज कर सकता हूँ, ये सिंबल बना सकता हूँ बिलोंग्स टू के लिए। ठीक है, ये जो मैंने बनाया 4 बिलोंग्स टू ए, यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब भी आपको बिलोंग्स टू का साइन बनाना होगा तो आप इस सिंबल का यूज कर लेंगे, यानी ये इसका पार्ट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और ये जो सिंबल होता है इसको बोला एक्चुअल में एप्सिलॉन जाता है। ये जो देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, इसके लिए जो सिंबल है ये एप्सिलॉन है। और सेट्स में इसका यूज जो होता है वो बिलोंग्स टू के लिए होता है, कि कोई चीज़ इस सेट में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल ए है, तो हम लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए कोई एलिमेंट बी है, वो सेट के अंदर है ही नहीं, है ना, तो हम उसमें लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे अपना एप्सिलॉन का साइन बनाएंगे और कट कर देंगे। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं हम। एग्जांपल कह रहा है द सेट वी ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। एक सेट वी है जिसमें वॉवल्स हैं इंग्लिश के, तो जी वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये बनेगा अपना सेट। तो अगर मैंने आपसे पूछा ए बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट वी। बट अगर मैं आपसे कहूँ बी बिलोंग कर रहा है तो नहीं, बी वॉवल नहीं होता है, तो मैं लिख दूंगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर? ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहीं पे ही साथ में और लिखा है नेक्स्ट लाइन में। मान लीजिए आपके पास एक सेट है प्राइम नंबर्स का, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 का, सॉरी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30।
तो जब भी फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा, तो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए इसके। 2, 15, 3, 5, एक सेकेंड, 5 एंड देन 1। क्लियर है? तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो हो गए 2, 3, 5। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइम फैक्टर का वैसे आप लोगों को मतलब पता होगा, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वही फैक्टर होते हैं। 30 का फैक्टर तो होता है 15, बट 15 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब वो नंबर जो प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए मेरे को लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 बिलोंग्स टू पी। पी क्या है जी? पी आपका प्राइम नंबर का सेट है जो 30 के फैक्टर है। अब 30 के फैक्टर 2, 3, 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ सेट पी जो है मेरा वो है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट पे लिखते हैं। सेट पी जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 2, 3, 5। ठीक है? तो यही आपका सेट बन रहा है। प्राइम फैक्टर्स का सेट बनाना था, हमने बना दिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 बिलोंग्स टू पी, बिल्कुल सही बात है। 3 बिलोंग्स टू पी भी लिख सकता हूँ, ऐसे 5 बिलोंग्स टू पी, बट 15 बिलोंग्स टू पी इसमें नहीं होगा, बिकॉज 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सेट हम बनाते हैं उसमें दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखते हैं ये कैसे होती हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? आप अपने सेट को इन दो करली ब्रैकेट्स के बीच में लिख देते हैं जो नंबर्स होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। अब वो किस चीज़ का सेट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जो डेटा अभी तक मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाया और ऐसे डेटा जो लिखा हुआ मिलता है, ये सब रोस्टर फॉर्म के एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। कह रहा द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो सबसे पहले आप ये देखिए, लेस देन 7 ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? इवन नंबर हो जाएगा आपका 2, 4 और 6। तो लेस देन 7 बनाने थे तो ये बन गया हमारा सेट। अभी जो करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है यही इसकी रोस्टर फॉर्म है। देखिए यहाँ लिखा है ना रोस्टर फॉर्म 2, 4, 6। क्लियर? ऐसे ही रोस्टर फॉर्म का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। यानी वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। देखिए अब 42 के आप जब भी फैक्टर बनाएंगे, आपको पता है 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 6, 7, 14, 21 एंड 42। ये सारे वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 42 के फैक्टर हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट पूछा था इसलिए हमने सारे ले लिए। अगर यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स पूछता तो हम केवल प्राइम नंबर्स लेते हैं। ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलते हैं आगे। अब आता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये हमने जो बना दिया है ये रहा सेट ऑफ ऑल नंबर। हाँ, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को कि ऑर्डर सेम ना भी हो तो भी चलेगा। रोस्टर फॉर्म जो होती है आपकी वो कलेक्शन की बात करती है सेट के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 42 के फैक्टर करे, नेचुरल नंबर जो उसके फैक्टर है 1, 3, 1, 2, 3, 7, 6, 14, 21, 42, ये सब। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी ऑर्डर में लिखें, आप इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, बशर्ते सारे फैक्टर्स उस कलेक्शन के अंदर होने चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है अपना भाई वॉवल्स का सेट। तो हम देखते ही आए हैं, तो इस हिसाब से आपने लिख दिया दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म ऑफ वॉवल्स। यहाँ पे हो गया द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज। अब ये डॉट 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 क्यों लगा दिया? बिकॉज ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, कंटिन्यूसली, कंटिन्यू, इनडेफिनेटली, है ना। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप के सेट होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। डेफिनेट सेट मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डेफिनेट है। इनडेफिनेट सेट मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इनडेफिनेट है। जैसे अगर बोल दिया मैंने कि ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, तो ये आपका क्या होगा? इनडेफिनेट सेट होगा, बिकॉज ऑड नंबर तो आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, तो आप कहाँ तक लिखेंगे? तो उस टाइप की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम यही तरीका हम लोग अपनाते हैं जो हम पहले करते थे कि आप नंबर्स लिखेंगे कुछ, उसके बाद डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब जैसे हमने अभी पीछे जो एग्जांपल्स देखे हैं अपना 42 वाला
नेचुरल नंबर्स का फैक्टर, है ना। और बी वाला एग्जांपल ये वाला, और ये सी वाला एग्जांपल। देखिए एग्जांपल ए ये वाला था, दिस वन, तो उसका सेट ये था पूरा। दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो roster form of this question, and this is also a roster form of question 6, sorry example number C। अब इन्हीं के जो भी आपने अभी एग्जांपल देखे रोस्टर फॉर्म में, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी इसको देख लेते हैं। जैसे जो आपका फर्स्ट था उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप ऐसे लिखेंगे सेट ए, या सिंपली ए भी लिख सकते हैं, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे एक्स, यानी जो आपका सेट ए है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के एक्स, फिर आप ऐसे डबल डॉट लगाएंगे और फिर डिफाइन करेंगे कि एक्स है क्या चीज़। आपका सेट ए जो है वो एक्स के बराबर तो है, मतलब एक्स उसका पार्ट तो है, बट एक्स है क्या, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे देखिए लिखा है ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के एक्स, फिर एक्स इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, यानी एक्स वो नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो अब आप इसमें अगर आप करेंगे तो यही पूरा कलेक्शन आपके पास निकल के आएगा, ये वाला पूरा कलेक्शन आ जाएगा आपके पास। तो इसको आप वर्ड की फॉर्म में जब लिखते हैं उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने क्या किया, आपने कहा सेट एक बी, बी इज इक्वल टू वाई डबल डॉट, अब वाई को डिफाइन कर देते हैं, वाई इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये उसी जो आपका ए बी सी डी था, सॉरी ए आई यू यू था, उसी को आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि वॉवल्स तो यही होते हैं। क्लियर। सी की बात कर लेते हैं, जो आपका तीसरा क्वेश्चन था। आपने क्या कहा, आपने बोला सेट सी। अब ये ए बी सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो इनको, है ना, ए बी सी कोई भी, सेट को नाम दिए तो दिया है। वेरिएबल भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एक्स ले लो, ए ले लो, बी ले लो, वाई ले लो, बस आपको डिफाइन करना पड़ेगा ये चीज़ है क्या। क्लियर है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, क्या लेना है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर जैसे सी है आपका सेट सी, सेट सी इज इक्वल टू जेड। अब जेड को डिफाइन कर देते हैं, जेड क्या था, जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ये कैसी सी सेट हो गया जी, ये इनडेफिनेट सेट हो गया। और ऊपर के जो ये दोनों से ए और बी, दीज आर डेफिनेट सेट, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट है। और ये जो सी है इसमें इनडेफिनेट नंबर्स हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड जो आपका एक्स है उसको डिफाइन किया गया है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो आपको लेना क्या है, 3 से बड़े नेचुरल नंबर क्या होंगे जी, 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट है, दिस इज ग्रेटर देन। ठीक है, दो टाइप के आपके वो होते हैं, सॉरी ब्रैकेट कह रहा हूँ, इनइक्वालिटी के साइन। इनइक्वालिटी के साइन देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऐसे करके, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये सेकंड वाला लगा है तो आपका जो लास्ट नंबर होगा आपको उसको इंक्लूड करना है। अगर ये साइन लगा होगा तो ये वाला जो लास्ट नंबर होगा इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। तो अभी तो आपको 3 से ऊपर और 10 से नीचे की वैल्यूज लेनी है। मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता, तो आपको 3 को भी इंक्लूड करना पड़ता अपने सेट में और 10 को भी इंक्लूड करना पड़ता, और इन बिटवीन जो नंबर है उन्हें भी इंक्लूड करना पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, आपको x2 लग रहा होगा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है, इसके आप फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालने आते ही होंगे आपको, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1,
2 फैक्टर इसके आ गए, तो यानी इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे आपके -1 एंड 2। अभी जो -1 और -2 बन रहा है यही तो सेट है अपना, उसने यही तो बोला था। आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो रोस्टर फॉर्म हमारी होती है इस टाइप से कलेक्शन ऑफ डेटा, इनके सॉल्यूशन लिखने हैं। तो सॉल्यूशन मतलब रूट्स, एक आ गया 1, दूसरा आ गया -2। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और कहा गया है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। बोला गया है सेट जो है वो आपका है x के बराबर और x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर ये x2 नहीं है, विच इज x स्क्वायर। x स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी जो x यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसका जो स्क्वायर है वो 40 से कम है। अब 40 से कम वाला स्क्वायर कौन सा होता है? 36। ठीक है, अब 36 इससे नीचे का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 36 है, ठीक है, और पॉजिटिव वर्ड यूज़ करा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स आप नेगेटिव वाले नहीं लेंगे। तो यानी एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो यानी 6 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके नीचे के आप सारे ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं कि सेट बिल्डर को तो रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो रोस्टर को सेट बिल्डर में करते टाइम थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होती है। बेसिकली बहुत ईजी है, कुछ दिक्कत है नहीं, आपको बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे यहाँ देखिए 1 4 9 16 25, ये क्या है? बेसिकली स्क्वायर है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आपका जो एक सेट ए है वो एक्स के बराबर है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स को डिफाइन कर दीजिए, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर या तो आप पूरा लिख लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल ये साइन भी यूज़ कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे आप एन को डिफाइन कर दो, जो कि आपका एन है, एन बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये एक्चुअली में n2 नहीं है, दिस इज एन स्क्वायर। सॉरी एक सेकेंड, लिखते हुए दिक्कत हो रही है, दिस इज एन स्क्वायर। क्लियर हो गया? यानी आपने या तो आप इसको ऐसे वर्ड में लिख लीजिए या तो फिर आप ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी सेट ए इज इक्वल टू एक्स, और आपने एक्स को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और फिर आपको एन को भी बताना पड़ेगा कि एन किसका पार्ट है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल 4 आया है। अब ये देख के बच्चे और डर जाते हैं, यार ये तो कोई पैटर्न भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, है ना। तो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि भाई x क्या है, आपका सेट ए है x, और x को डिफाइन कर दो, x किसके बराबर है, एक नंबर है n और दूसरा डिनोमिनेटर है n+1 के बराबर, और n को डिफाइन कर दो जी, n क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर ही दिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस तो दिख नहीं रहा कुछ, है ना। तो वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड, हाँ अब ये देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट सेट नहीं है, ये डेफिनेट सेट है, तो आपको n को लिमिट देनी पड़ेगी, नहीं तो ये इंडेफिनिट मान लिया जाएगा। ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड जो आपका n है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स 1 और 6 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इस केस में, है ना। आप लिखेंगे n ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, यानी जो आपकी n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हैं इस जगह पे, वो 1 से लेके 6 के बीच में। देख लेते हैं, पुट करके भी देख लेते हैं कि सही बात बैठ रही कि नहीं। अगर मैं यहाँ 1 भरूंगा तो आएगा मेरा सबसे पहला एलिमेंट 1/2, मैं 2 भरूंगा तो आएगा 2/3, 3 भरूंगा तो आएगा 3/4, अगर मैं 6 भरूंगा तो आएगा 6/7। अब उसके ऊपर जाना नहीं है, 6 तक ही आपको n को लेके जाना था, तो आपका सेट बन गया। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी के लिए इतने रखते हैं, पार्ट सेकंड देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।